हाय गाइस, स्वागत हो चुका है आप सभी का प्रथु त्रिपाठी पर। आज हम लोग करने वाले हैं BOE यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की शुरुआत टर्म 2। जैसा कि आपको पता ही है, टर्म 2 में हमारा ये चैप्टर आना है, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। BOE लेट्स बिगिन बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम क्या पढ़ते हैं? बिल्स। हमारा नाम क्या आता है? बिल्स आ जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब हम इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इस नाम में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग। अगर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखें तो सबसे पहले आता है बिल्स। बिल्स नाम से आप क्या समझते हैं? एक रिसिप्ट, कोई भी रिसिप्ट जो हमें कब मिलती है? जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं। ये हमारा बिल्स का मतलब आता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई भी रिसिप्ट जो हमें तब मिलती है जब हम उसकी ट्रांजैक्शन करें। कोई भी ट्रांजैक्शन, चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो बैंक में हो, कोई भी करें, अगर हमें वो कोई रिसिप्ट मिलती है तो उसे हम बोलते हैं बिल। जिस पे क्या लिखा होता है कि गुड्स कितने के है, गुड्स का प्राइस लिखा होता है, क्वांटिटी लिखी होती है। ये दोनों चीज़ें हमारे उस पर लिखी होती हैं बिल पर। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में सारी क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज की बात करेंगे। देखते हैं और सब इसमें क्या है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो हमारे काम आएगी, जो कि है बिल ऑफ एक्सचेंज यानी BOE इज एन एक्सेप्टेंस टू पे द स्लेटेड अमाउंट टू अनदर पार्टी ऑन डिमांड और ऑन द ड्यू डेट। मतलब BOE एक ऐसी चीज़ है जो हमें बताती है कि हमें कितनी अमाउंट पे करनी है एक सिलेक्टेड पार्टी को और किस डेट को पे करनी है, यानी वो ड्यू डेट भी हमको बताती है कि हमें किस लास्ट डेट तक उसको पे करना है। ये हमें हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज बताती है। और एक हम सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की भी लाइन पढ़ लेते हैं, जो कि है अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर directing a certain person to pay a certain sum of money only to the order of a certain person to bear of the instrument। यही बात हो गई कि हमें पार्टी को, किस पार्टी को कितने पैसे देने हैं। ये सब बातें भी हमारे उस एक्ट में लिखी गई हैं। और जो हमारा BOE होता है वो लीगल होता है। अगर किसी ने आपको BOE दिया है और आप उसको पैसे ना दो तो लीगल केस तक हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको 2 स्टिकमैन फिगर्स से सबको पूरा चैप्टर समझा दूंगा, मतलब चैप्टर की थ्योरी समझा देंगे। देखते हैं क्या है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले ले लेते हैं एक स्टिकमैन फिगर, या कोई भी कुछ भी नाम दे देते हैं इसको। एक का नाम है P, एक का नाम है A। P और A ये दो हमारे, एक को ये है हमारा सेलर और ये कौन है? हमारा कंज्यूमर। ये कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर। तो जो हमारा सेलर और कंज्यूमर है, इसको हम इस चैप्टर में बोलेंगे, इसको बोलते हैं ड्रॉअर, DRAWER। और कंज्यूमर को बोलते हैं ड्रॉई, DRAWEE। ये दो हमारे कहलाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, सेलर ड्रॉअर, कंज्यूमर ड्रॉई। तो आप समझ जाना अगर मैं आगे बोलूँ कि सेलर ड्रॉअर और ड्रॉई। और इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है? हु इज़ ड्रॉअर या हु इज़ ड्रॉई, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको तैयार रखें, याद रखें कि ड्रॉअर कौन है? ड्रॉअर वो है जो अपने गुड्स बेच रहा है, जो गुड्स के बिल बना रहा है, जो BOE को ड्रॉ कर रहा है। और ड्रॉई कौन है? जो कंज्यूम कर रहा है, जिसको बिल पे करना है। और बातें जानते हैं इसमें। अभी हम इस थर्ड को बाद में देखेंगे, पहले इन दो के में समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा है, इसको नाम दे देते हैं Z, इसको X। ये दो हमारे आ गए सेलर कंज्यूमर, सेलर कंज्यूमर। तो जब सेलर ने गुड्स बेचे, कंज्यूमर ने गुड्स कंज्यूम करे। जब सेलर ने कहा प्लीज़ आपकी पेमेंट इतनी, तो कैश देने से कंज्यूमर ने मना कर दिया, तब जो हमारा Z है यानी जो सेलर है वो बात करेगा और BOE बनाएगा। सिंपल, ये आपको समझ आ गया होगा कि BOE कब बनेगा? जब जो हमारा सेलर कंज्यूमर है उसके पास कैश नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, लेकिन वो कहेगा कि मैं आपका थोड़े टाइम बाद पैसा दे दूंगा,
और कंज्यूमर को उस पर विश्वास हो या ना हो पर बनाना चाहिए, पर अगर नहीं होगा तो वो उस पर BOE बना देगा और कंज्यूमर को दे देगा। सेलर कंज्यूमर पर BOE बनाकर दे देगा, जिससे BOE बन जाएगा तो उसके पास लीगल केस भी हो जाएगा और कंज्यूमर के पास इतनी पावर होती है कि अगर वो BOE को कैंसिल कर दे कि मेरे को नहीं, मैं नहीं लूँगा BOE, तो फिर BOE एक्सेप्ट नहीं होगा। ये दो बातें याद रखिए। जैसे अगर किसी को हमने BOE दिया है और उसने BOE मना कर दिया कि नहीं ये मेरा BOE नहीं है, या मैं इस BOE पे जो अमाउंट लिखी है वो पे नहीं करूँगा, तो उस पर कोई लीगल केस नहीं होगा और वो बैड डेट्स बनकर रह जाएगा। इतना समझ आ गया होगा। अब जब इसने BOE इसको दिया और इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसने कहा ठीक है मैं इतनी पेमेंट आपको उस ड्यू डेट पे दे दूंगा। और BOE क्या होता है? BOE एक तरह का रिसिप्ट है जो जिस पर सब कुछ लिखा रहता है, फ़ोटो वगैरह बनी हुई होती है, साइन वगैरह हो जाते हैं। ये सब हमारा BOE पर लिखा होता है कि किस ड्यू डेट पर लिखना है, कब लिखना है। ये सब हमारा BOE पर लिखा रहता है कि किस ड्यू डेट तक हमें पैसे उसको पे करने हैं और क्या ड्यू डेट हम क्या कर सकते हैं, किस डेट तक भेज सकते हैं। अब जब इसने BOE दे दिया तो ये हमारा हो गया बिल रिसीवेबल, क्योंकि इसे अब बिल मिलेगा, इसको बिल से कैश पेमेंट मिलेगी, तो ये क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल। अब इसको देने हैं, इसको कैश देना है, तो ये क्या हो गया? बिल्स पेबल। आप बड़ा बड़ा लिख लीजिए चाहे सेम लिख लीजिए, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल। इसको बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल। आप इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं, जर्नल एंट्री में B/R करके भी, और बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल पूरा करके भी लिख सकते हैं। ये दोनों आप लिख सकते हैं। अब इतना मैं समझता हूँ आप सभी को आ गया होगा कि जो मैंने आपको समझाया कि बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। अब आगे बढ़ते हैं। The person so directed or order must be accepted so that it become a bill of exchange। मैंने आपको बता दिया कि अगर जब तक ये नहीं मानेगा कि ये मेरा ही बिल ऑफ एक्सचेंज है, तब तक ये बिल ऑफ एक्सचेंज पूरी तरह से सही नहीं होगा। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसके पास वही उसका बिल ऑफ एक्सचेंज है, तब तक वो हमारा नहीं कहलाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज पूरा नहीं कहलाएगा। अब इसको हम ड्रॉई के अलावा क्या बोल देते हैं? एक्सेप्टर। इसको हम ड्रॉई के अलावा बोलेंगे एक्सेप्टर, क्योंकि जर्नल एंट्री में जो हम अपना नरेशन लिखेंगे वो एक्सेप्टर में लिखेंगे। जब ये हमारा कंज्यूमर हमारी बात मान लेगा कि हाँ उसी का BR है, उसको जब वो हमें BR वापस देगा तब हम नरेशन लिख देंगे कि एक्सेप्टेड द बिल, या एक्सेप्टर एक्सेप्टेड द बिल, ऐसे लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले। अब इस थर्ड पर्सन की बात करते हैं कि ये थर्ड पर्सन कहाँ से आया, देखते हैं। मैंने आपको बता दिया कि बिल्स, हमने BOE के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी, एक सेलर और एक कंज्यूमर के बीच में, कि BOE ये बिल्स रिसीवेबल, इसको बिल्स पेबल, ये बिल रिसीवेबल। अब थर्ड प्रोसेस आता है, अब आता है एक नाम पेई, PAYEE। ये नाम इस थर्ड पर्सन का कहलाएगा अगर उस BOE में लिखा होगा। BOE अच्छा, जो पेई होता है हमारा वो खुद सेलर भी हो सकता है और पेई हमारा कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल में मैंने थर्ड पर्सन लिया है, तो ये दो हमारे हो सकते हैं। अब मैंने आपको पेई भी समझा दिया। अब इसके पास जो इसका बिल्स रिसीवेबल है, इसके पास जो इसका बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल। तो अब एग्जांपल ले लेते हैं कि ये कोई होलसेलर है, इस होलसेलर ने सेलर को गुड्स बेचे। सेलर ने कहा कि आप मेरे से बाद में पेमेंट ले लेना, लेकिन पेमेंट तो थी नहीं, इसके पास क्या था? BR। तो अपना ये BR होलसेलर को जाकर दे देगा। अब होलसेलर कौन हुआ यहाँ? होलसेलर हुआ पेई। होलसेलर हमारा पेई कहलाएगा। और जो हमारा अब जो हम BP जिसको देना है, यानी कंज्यूमर को जो BP देना है, वो डायरेक्ट होलसेलर को देना है, वो सेलर को नहीं देना। ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। मैंने थोड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ BOE की ओर। अब हम लोग करेंगे फीचर्स ऑफ BOE।
फीचर्स ऑफ BOE। तो सबसे पहला फीचर आता है इट इज़ अ रिटन ऑर्डर। इट इज़ अ रिटन ऑर्डर। ये एक रिटन ऑर्डर है जिस पर हम लीगल केस भी कर सकते हैं। ये सब BOE दोनों की एक्सेप्टेंस, दोनों की, जब तक दोनों हाँ नहीं बोलते, दोनों सेलर और कंज्यूमर की हाँ ये हमारा ही है, ये BOE तब तक क्लैरिफाई यानी सही नहीं कहलाता। अब आता है सेकंड, इट इज़ ड्रॉन एंड साइंड बाय द मेकर। यानी ये बनता है वो ड्रॉर, जो ड्रॉर हमने पढ़ा था ना, ड्रॉर, ये उसके द्वारा बनाया जाता है और उसके द्वारा ही साइन भी किया जाता है। जो हमारा ड्रॉर है उसके द्वारा बनाया और साइन दोनों किया जाता है। और तीसरा BOE का फीचर आता है, वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। चलिए उसको भी फिगर से समझ लेते हैं। अब थर्ड आता है फीचर, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू अ पर्सन दैट इज ड्रॉई टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट। और इसमें कंडीशन भी है कि द ड्रॉई मस्ट एक्सेप्ट इट टू मेक इट अ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट। मतलब जो हमारा ड्रॉअर है, जो सामान बेच रहा है, उसने जो BOE में एक स्पेसिफाइड अमाउंट लिखी है, BOE में वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट लिखी है, और जो हमारा कंज्यूमर है यानी कि जो हमारा ड्रॉई है उसको वो स्पेसिफाइड अमाउंट ही पे करनी है। ये फीचर हमें BOE का बताता है। और उस पर ड्यू डेट भी लिखी होती है, BOE पर ड्यू डेट ये भी इस पर लिखी होती है कि किस डेट तक हमें अपना सामान वहाँ पर पहुँचाना है। और ये तभी वैल्यूएबल होता है डॉक्यूमेंट, जब तक तभी वैल्यूएबल होगा जब इन दोनों के हाँ होगी कि हाँ ये हमारा ही है BOE, तभी ये वैल्यूएबल होगा। अब चौथा आता है द स्पेसिफाइड अमाउंट इज पेबल टू द पर्सन नेम्ड इन द बिल और टू हिज ऑर्डर टू द बियर बिल। जैसे मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन यानी पेई वाला, तो अगर BOE पर लिखा है कि इसी को पैसे देने हैं तो ये कैश इसी को वापस देगा। अगर इस पर नहीं लिखा, BOE पर कि लिखा है कि इसको नहीं देने, तो जो कोई भी जिस पर्सन थर्ड पर्सन को लिखा होगा ये उसको जाकर कैश देगा। यानी अपना BR जो BP होगा वो इसको देगा। ये आप समझ गए होंगे, मैंने आपको 4 फीचर समझा दिए हैं। बढ़ते हैं अगले की ओर, जो कि है इट इज़ अ स्पेसिफाइज द डेट बाय विच अमाउंट शुड बी पेड। मैंने आपको बता दिया उस पर ड्यू डेट लिखी होती है। इसी के साथ फीचर्स हो गए हैं खत्म। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की ओर, देखते हैं ये क्या चीज़ है। जैसा कि मैंने कहा टाइप्स ऑफ BOE यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें 2 तरह के आएंगे। पहला आएगा ट्रेड, दूसरा आएगा एकोमोडेशन बिल। अब ट्रेड बिल से आप समझ गए होंगे, ट्रेड शब्द आ गया तो यानी जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उस ट्रांजैक्शन में जो भी बिल लगेगा, जो हमारा क्रेडिट बिल लगेगा, यानी एक तरह से जो हमारी क्रेडिट परचेज होंगी उस पर जितना भी बिल लगेगा उस पर ट्रेड बिल यानी ट्रेड BOE लगेगा। एग्जाम्पल क्या इसका, BOE ड्रॉज एन एक्सेप्टेड फॉर अ ट्रेड ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड ट्रेड बिल, TB। सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, कोई खास TB ऐसे कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। वहीं एकोमोडेशन बिल AB यानी एकोमोडेशन बिल, कोई भी म्यूचुअल हेल्प करनी है किसी की, आपको म्यूचुअल हेल्प। अब म्यूचुअल हेल्प में सारी चीज़ें आ गई, मनी हेल्प हो गई किसी की, या फिर किसी की हेल्थ इश्यूज़ से हेल्प हो गई, ये सब हमारी म्यूचुअल हेल्प में आ गई। तो किसी को भी आपको म्यूचुअल हेल्प करनी है तो उसमें हमारा ये म्यूचुअल बिल, अकोमोडेशन बिल यानी म्यूचुअल बिल आ गया। इसी के साथ आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं एडवांटेजेस की ओर, लेट्स बिगिन बिना किसी देरी के। उसी के साथ आती है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में सबसे पहले आती है फैसिलिटेट परचेजेस एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। यानी कि एक तरह से जो आपकी क्रेडिट सेल होती हैं, जो उधारी पे सेल चलती हैं, उस पर लीगल केस भी हो सकता है और इसके रिस्क को भी थोड़ा सा कम कर देती है, क्योंकि आप उस पर लीगल केस कर सकते हैं अगर उसने पैसे आपको नहीं दिए। हेल्प्स इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इन क्रेडिट परचेजेस, और क्योंकि ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है इसलिए इस पर लीगल केस भी बहुत आसानी से हो जाता है। दूसरा आता है सर्व एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये एक तरह का फाइनेंस का सोर्स है, सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस।
मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन को देना, पेई को देना पैसे, बिल्स अपना बिल्स रिसीवेबल किसी और को देना, ये उसका फाइनेंस का काम करती है। या फिर आप डिस्काउंटिंग चार्जेस बाय द बैंक, जो बैंक हमारा डिस्काउंट करता है चार्जेस को, उसको हम पूरा जो हमारा डिस्काउंटिंग चार्जेस है, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल कहते हैं, वो भी अभी आपको समझाता हूँ। देखते हैं पहले वो क्या है। अब डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल यानी किसी पर्सन के पास अपना बीपी है और उसको उस पर थोड़ा सा कम पैसे देने हैं या उसको थोड़ा सा भी डिस्काउंट चाहिए, तो वो डायरेक्ट बैंक के पास जाता है और उस पर्सन से बात करता है, जिस पर्सन से लाया उसको भी लेकर जाता है, और बैंक फिर उस पर डिस्काउंट करके चार्जेस लेता है और उसका जो बीपी है वो बैंक वो पे करता है, और बैंक के द्वारा यानी चेक के द्वारा, या बैंक उसको एक तरह से डिस्काउंट दिलवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। और ये सिर्फ बैंक नहीं करता, इसके अलावा जितनी भी हमारी फाइनेंस कंपनीज़ हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, ये मेनली जो बजाज फाइनेंस हमारा ये भी हमें बीओई पर डिस्काउंट दिलाने में हेल्प करती हैं, जो कि कहलाता है डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। अब आता है इसी में एक और बार सर्व एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। मैंने आपको समझा दिया मैं कि बीपी किसी को देना, उससे जो तीसरा पर्सन है वो आपको बीआर वापस दे रहा है, उससे उसकी फाइनेंस निकल रही है और उसकी वो फाइनेंस में हेल्प करता है। वहीं बैंक अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो बैंक में भी चार्जेस लेता है बैंक्स, उसका भी फाइनेंस का काम कर रहा है। फाइनेंस कंपनीज हैं उनके भी पैसे मिल रहे हैं, उनको चार्जेस पे करते हैं वो भी अपने। अब आता है अगला थर्ड, इजी टू रिकवर द अमाउंट। हाँ, हमारे जो अमाउंट एडवांटेज है बीओई का, हम उसे इजीली रिकवर कर सकते हैं। देखते हैं ये क्या है। इजी टू रिकवर दी अमाउंट, जैसा मैंने आपको बताया, लीगल केस हो सकता है अगर जो हमारा कंज्यूमर है वो अपने पैसे वापस ना दे। लीगल केस होकर उसको हम अपने पैसे आसानी से रिकवर करवा सकते हैं, हमारा वो बैड डेट्स में या पूरा ही लॉस में तो नहीं जाएगा, कुछ पैसे हमारे रिकवर हो जाएंगे। अगला आता है एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी एंडोर्स टू अदर पार्टी, थस इट सर्व्स ऑलमोस्ट द सेम पर्पस एज कैश। इसका मीनिंग समझते हैं एक और फिगर से। लेट्स बिगिन बिना किसी देरी के। अब एंडोर्समेंट क्या है? एंडोर्समेंट में जैसे मैंने आपको बताया, सेलर, बायर यानी कंज्यूमर, एक्सेप्टर, ड्रॉई। ड्रॉर और ड्रॉई की बात हो रही है। जो ड्रॉर है वो अपना बीपी, बीआर, बिल्स रिसीवेबल, किसी थर्ड पर्सन को जाकर दे देगा और उससे उसके पैसे ले लेगा बीआर के। जैसे समझ लेते हैं सेलर को ज़रूरी काम है, पर्सनल के लिए काम है लेकिन उसके बाद बीआर है। अब वो बीआर जितने पैसे किसी थर्ड पर्सन से जाके ले लेगा और अपना बीआर उसको दे देगा, तो थर्ड पर्सन उसे कैश दे देगा उसके बदले। और जो सेलर है जिसके पास बीपी, जिसको बिल पे करना है, वो अब जाकर इसको पे करेगा। अब वो सेलर के पास नहीं जाएगा, वो थर्ड पर्सन के पास जाएगा जिसको हम बोलते हैं पेई। ये हमारा एंडोर्समेंट का प्रोसेस है। यही एंडोर्समेंट का प्रोसेस हो जाता है ख़त्म। अब आता है अगला पॉइंट जो कि है सर्टेनिटी एज टू पेमेंट। अब वी हैव अ सर्टेनिटी दैट वी रिसीव द बीआर एट दैट डे ओनली। देखते हैं ये क्या है। सर्टेनिटी एज टू पेमेंट यानी हमारे पास जो हम बीपी बनाते हैं, बीईओ बनाते हैं, उस पर एक ड्यू डेट लिखी है। उस ड्यू डेट तक ही हमें अपने पैसे जमा करने हैं। उस ड्यू डेट से ना एक दिन ज़्यादा नहीं देने। हाँ, पहले दे सकते हैं पर एक दिन बाद में नहीं दे सकते, ड्यू डेट के अगले दिन नहीं दे सकते। और या फिर हम उस ड्यू डेट को आगे करवा सकते हैं कि सर इतनी हमारे पास कम देना है, हमें ज़्यादा दिन चाहिए। तो उस प्रोसेस में ये भी प्रोसेस हमारा हो जाता है कि हम ड्यू डेट को बढ़वा देते हैं। अगला आता है कन्वीनियंट मीन ऑफ ट्रेड रेमिडेंस, यानी लेन देन। जो भी हमारी पेमेंट ऑफ कैश होगी, पेमेंट ऑफ मनी, सारी थिंग्स जो भी होगी हम बीओई में हम ले सकते हैं। यानी बैंक की भी, हम बैंक का चेक भी ले सकते हैं, कैश भी ले सकते हैं, क्रेडिट सेल्स वगैरह। और वैलिड एविडेंस ऑफ डेब्ट, मतलब ये लीगल डॉक्यूमेंट है अंडर नेगोशिएबल एक्ट 1881। ये याद रख लीजिएगा। इम्प्रेसिव आंसर लगता है अगर हम अपने उसमें डेट्स वगैरह भी लिखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इसी के साथ एडवांटेजेस, हमारे फीचर्स
एडवांटेज मैंने आपको बता दिया, ये सब खत्म हो गए। अब आता है प्रॉमिसरी नोट, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, प्लीज जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।